अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ठीक है। तो 87 में क्या कह रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का कहने का मतलब हो गया गिवन, क्या दिया हुआ है आपका, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ए जो है और वेक्टर सी जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी सी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, वेक्टर ए डॉट बी जीरो, वेक्टर बी डॉट सी जो है वो जीरो के इक्वल होगा, और वेक्टर सी डॉट ए जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपका, और दिया हुआ है आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो है सेम है। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको कुछ मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड को टी मान लेते हैं, ठीक है। टी रियल नंबर है। अब यहाँ देखिए, अब क्या है आपका, और यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पर जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों इक्वल है। अब टी मान लेते हैं, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो है टी के बराबर है, और टी कोई रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर आर, कोई वेक्टर आर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, वेक्टर आर जो है इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब वेक्टर आर इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा वो देखना है, ठीक है। तो पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके वेक्टर आर निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये देखिए, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन, इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर आर, सॉरी क्या इक्वेशन, गिवन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, जो इक्वेशन दिया हुआ वो लिख लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ये है, ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है।
तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो है आपको वेक्टर ए निकालना है, ठीक है। इसी इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉरी वेक्टर आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है प्रत्येक टर्म को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस सम का प्रत्येक टर्म देखिए, सम का प्रत्येक टर्म जो है, सम का प्रत्येक टर्म देखिए, इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तीन वेक्टर है, तीनों क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, प्रत्येक में। तो किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, किसी एक में वेक्टर ट्रिपल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और बाकी दो को जो है जनरलाइज करके लिख लीजिए, ठीक है। तो इसी में जो है इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो नाउ इस इक्वेशन को कुछ मान लीजिए पहले, इस इक्वेशन को जो है 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर माइनस बी क्रॉस ए है, ठीक है, इक्वल टू, देखिए तो ये किस फॉर्म पर है, देखिए तो ये जो है ये इस फॉर्मूला पर है, ठीक है। वेक्टर ए, आइए देखिए ब्रैकेट है यहाँ पर, क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, इसी फॉर्मूला पर है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो दो ब्रैकेट लेंगे, आप बीच में माइनस का साइन लेंगे। यहाँ देखिए, आप फर्स्ट ब्रैकेट के बगल में जो मिडिल वेक्टर रहता है उसको लिख देते हैं, और सेकेंड ब्रैकेट के बगल में मिडिल वेक्टर के अलावा जो रहता है उसको लिख देते हैं। इसी ब्रैकेट में मिडिल वेक्टर के अलावा जो वेक्टर रहता है उसको जो है सेकेंड ब्रैकेट के बगल में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी के अलावा और कौन वेक्टर, ए और सी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। यहाँ देखिए वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी के अलावा और कौन वेक्टर, ए डॉट बी है। तो इसी को ठीक से लिख देते हैं, यही फार्मूला है, ठीक है आपका, ये जो है यही फार्मूला जो है हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी में जहाँ वेक्टर ए है उसके जगह वेक्टर ए ही है, और जहाँ वेक्टर बी है, इसी में जहाँ वेक्टर बी है उसके जगह वेक्टर आर माइनस बी है, और जहाँ वेक्टर सी है उसके जगह वेक्टर ए है, ठीक है। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। वेक्टर बी के जगह वेक्टर आर माइनस बी लिख देना है, और वेक्टर सी के जगह वेक्टर ए लिख देना है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए इसी में, तो ये क्या हो जाएगा, दो ब्रैकेट लेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, मिडिल वेक्टर इसमें क्या है देखिए, तो इसमें मिडिल वेक्टर ये है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी है, तो यहाँ मिडिल में जो है वेक्टर आर माइनस बी लिखेंगे। वेक्टर आर माइनस वेक्टर इस मिडिल में जो ये ब्रैकेट में जो वेक्टर है आर माइनस बी, इसके अलावा कौन वेक्टर है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को यहाँ लिखेंगे, आर माइनस बी लिख दिया, उसके अलावा वेक्टर ए और ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, यहाँ वेक्टर ए लिख चुके हैं, तो वेक्टर ए के अलावा वेक्टर ए और आर माइनस बी। अब यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी माइनस, यहाँ देखिए, अगर हम इसमें
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट आर अब माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं और टाइम्स वेक्टर ए। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और टाइम्स वेक्टर आर माइनस बी और माइनस वेक्टर ए डॉट आर। और यहाँ देखिए अब वेक्टर ए डॉट बी यहाँ पर जीरो है, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी जो है आपका जीरो, क्योंकि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके जगह हम लोग जीरो लिख देंगे, ठीक है, जीरो टाइम्स वेक्टर ए। तो इसी को सिंप्लीफाई किए तो क्या आया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। इसी को सिंप्लीफाई किए तो आपको ये आया, ठीक है, ये टर्म आया, ठीक है। अब देखिए अब इसी को हम लोग जनरलाइज कर देंगे, ठीक है, अब इसी को जनरलाइज करके लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर दिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके जो है फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख लिए, ठीक है। अब बाकी ये दोनों टर्म को हम लोग जनरलाइज करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कर दीजिए, यहाँ देखिए क्या आपका नाउ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर माइनस सी क्रॉस बी है, ठीक है, आर माइनस सी क्रॉस बी। अब जनरलाइज कीजिए, ठीक है, तो जनरलाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ वेक्टर ए था, यहाँ देखिए दोनों एकदम सेम है, ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए वेक्टर जहाँ इसी में जहाँ वेक्टर ए है उसके जगह वेक्टर बी है, ठीक है, देखिए जहाँ 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 वेक्टर ए है उसके जगह वेक्टर बी है, और जहाँ वेक्टर आर माइनस बी है उसके जगह वेक्टर आर माइनस सी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए लिखा हुआ है तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ वेक्टर बी लिखा हुआ है तो ठीक उसी तरह से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में कौन वेक्टर था, वेक्टर आर में, यहाँ ब्रैकेट में वेक्टर आर माइनस बी है तो इसके मैग्नीट्यूड इसके प्रोडक्ट में वेक्टर आर माइनस बी है, तो यहाँ ब्रैकेट वाला कौन वेक्टर है, वेक्टर आर माइनस सी है, तो इसके यहाँ पर प्रोडक्ट में वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी लिखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ वेक्टर ए डॉट आर है, ठीक है, तो ए के जगह कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर। और उसके बाद देखिए यहाँ वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के जगह कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या है, अब यहाँ देखिए अब एक और टर्म है आपका, ठीक है, एक और टर्म, इसको भी जनरलाइज करके लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका इसको भी वैसे ही लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो सबको प्रत्येक में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके सरल कर लिया है। अब यहाँ देखिए एक और चीज़ बच गया है, यहाँ पर क्या बता है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों को टी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी के जगह जो है हम लोग टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह जो है टी लिख रहे हैं, ठीक है।
इक्वल टू, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी टी के इक्वल है। तो ठीक उसी तरह से इसको भी वही करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी के जगह भी टी लिख देंगे। ये सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। क्यों ऐसे लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपका, ये जो है आपका टी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपका टी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी जो है आपका ये भी टी के इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है ये भी आपका टी के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के जगह जो है हम लोग टी रख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसी इक्वेशन ए में जो है इसका प्रत्येक टर्म का जो सिंप्लीफाइड वर्स, प्रत्येक टर्म को जो सिंप्लीफाई करके जो आया है ये आया है वो रख देना है, ठीक है। वेक्टर इसके जगह जो है, इसके जगह इक्वेशन वन में इसको रख देना है, इसके जगह इक्वेशन वन में इसको रख देना है, इसके जगह इक्वेशन वन में इस टर्म को रख देना है, ठीक है, टी ये वाला टर्म, ठीक है। रखिए तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगा नाउ, इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो प्रत्येक में जो है क्या किए हम लोग, प्रत्येक में जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। प्रत्येक टर्म में तीन टर्म का सम है, तीनों में प्रत्येक में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, प्रत्येक को सिंप्लीफाई कर लिए हैं, सिंप्लीफाई करके जो है इक्वेशन वन में ही सबका सिंप्लीफाइड जो वैल्यू आया है वो लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी टी स्क्वायर प्रोडक्ट में है, यहाँ भी टी स्क्वायर प्रोडक्ट में है और यहाँ भी टी स्क्वायर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो सबसे टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टी स्क्वायर यहाँ भी प्रोडक्ट में है, यहाँ भी प्रोडक्ट में, यहाँ भी प्रोडक्ट में, यहाँ भी प्रोडक्ट में, तो सबसे टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, इससे टी स्क्वायर कॉमन करेंगे हम लोग, इससे टी स्क्वायर कॉमन करेंगे और इससे टी स्क्वायर कॉमन करेंगे। ठीक है। अब देखिए अब इन तीनों से देखिए माइनस ए डॉट आर है, माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तीनों से माइनस साइन कॉमन कर लीजिए। तो माइनस साइन अगर कॉमन करेंगे तो ये लिखाएगा क्या किए हम लोग, इससे टी स्क्वायर कॉमन कर लिए, ठीक है। प्रत्येक टर्म से जो हम लोग टी स्क्वायर कॉमन कर लिए, ठीक है। जहाँ टी स्क्वायर प्रोडक्ट में था तो टी स्क्वायर सबसे कॉमन कर लिए और इन तीनों टर्म से हम लोग माइनस साइन कॉमन किए, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब इसी से जो है, इसी इक्वेशन से जो है हमको वेक्टर आर निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, इससे जो है इससे जो है इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो, अब यहाँ से वेक्टर आर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। वेक्टर ए हुआ, मान लेते हैं ये वेक्टर बी हुआ। अब वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी, ठीक है। ये वेक्टर सी हुआ, ठीक है। वेक्टर ए और सी के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा, वेक्टर बी और सी के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब जो होगा वेक्टर ए बी और सी नन कोप्लेनर वेक्टर्स होगा, ठीक है। वेक्टर ए बी सी जो है आपका नन कोप्लेनर वेक्टर होगा, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब होगा वेक्टर ए बी सी नन कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नन कोप्लेनर, आर नन कोप्लेनर। और एक थ्योरम पढ़े होंगे वेक्टर में, अगर अगर तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स रहे, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को तीन नन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर को तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आई जे के नन कोप्लेनर वेक्टर है ना, तो कोई भी वेक्टर को आई जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। उसी तरह से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी नन कोप्लेनर वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर को ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग वेक्टर आर को भी जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम जो है वेक्टर आर को लिख लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर आर को लिख सकते हैं हम लोग R1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस R2 टाइम्स वेक्टर बी और प्लस R3 टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है। अब वेक्टर आर का जो ये निकालें, वेक्टर आर का जो ये है वेक्टर आर को जो इस फॉर्म में लिखें R1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस R2 टाइम्स वेक्टर बी और R3 टाइम्स वेक्टर टी, ठीक है। R1 और R1 R2 और R3 आपका स्केलर है। तो वेक्टर आर का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। वेक्टर आर जो इस फॉर्म में लिखे हैं वेक्टर आर, ये जो है वेक्टर आर जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। वेक्टर आर के जगह जो है ये वेक्टर रख दीजिए R1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस R2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस R3 टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है। इसमें बस अननोन आपका क्या हो गया R1 R2 और R3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए R1 R2 और R3 निकाल लेंगे तो वेक्टर ए भी निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए वेक्टर आर के जगह जो है इसी में वेक्टर आर, जहाँ जहाँ वेक्टर आर दिख रहा है आपको उसके जगह जो है ये रख देना है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 को यहीं पर लिख लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 को जो है वहाँ जगह नहीं था तो यहीं पर लिख लिया। तब यहाँ देखिए तो टी स्क्वायर, आप वेक्टर आर तीनों को जोड़ दीजिए, 3 टाइम्स वेक्टर आर लिखेंगे माइनस इन तीनों से माइनस साइन कॉमन कर लीजिए तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए अभी अभी बताएं आपको वेक्टर आर को जो है यहाँ वेक्टर आर को जो है वेक्टर ए बी और वेक्टर सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, ठीक है।
चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है आपका नन को तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, इसका मतलब तीनों वेक्टर जो है नन कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो जब नन कोप्लेनर वेक्टर हो गया तो वेक्टर आर को जो है तीन वेक्टर ए, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिए। अब वेक्टर आर के जगह जो है ये रख दीजिए, ठीक है, वेक्टर आर के जगह जो है इसको रख दीजिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ वेक्टर आर है उसके जगह ये रख देंगे, ठीक है। तो इससे जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल अननोन R1, R2 और R3 है, बस यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो ये आ जाएगा आपका t² माइनस, यहाँ देखिए ए डॉट आर निकाल लीजिए, ठीक है, अलग से ए डॉट आर निकाल लीजिए और उसी को जनरलाइज करके बी डॉट आर और सी डॉट आर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए डॉट आर हम यही निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए डॉट आर है तो वेक्टर ए और वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर लिखना रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट, और यहाँ वेक्टर आर है तो वेक्टर आर के जगह इसी को लिख लीजिए, ठीक है, R1 इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे ठीक है। अब यहाँ देखिए R1 स्केलर है, R1 को अलग करके ए और ए का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए R2 आपका स्केलर है तो R2 को हटा करके ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो स्केलर है उसको बाहर कर रहे हैं, ठीक है। R3 स्केलर है, बाहर करके ए और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो R1, अब वेक्टर ए डॉट ए को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर R1 R1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये ए डॉट बी जीरो हो जाएगा और ए डॉट सी जीरो हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए डॉट आर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, टी है, ठीक है। तो R1 टाइम्स टी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो टी है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है वेक्टर ए डॉट आर निकाले तो ए डॉट, यहाँ पर जो वेक्टर ए डॉट आर दिया हुआ है उसके जगह हम लोग लिखेंगे R1 टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसके जगह जो है, इसके जगह लिखेंगे हम लोग R1 टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर बी डॉट आर है तो जिस तरह से इसको सिंप्लीफाई किए, ए डॉट आर को सिंप्लीफाई किए हैं, उसी तरह से वेक्टर बी डॉट आर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसी में बी रख दीजिए, बी अगर रख देंगे तो आ जाएगा आपका बी डॉट आर को सॉल्व करेंगे तो आएगा R2 टाइम्स टी स्क्वायर, और यहाँ सी डॉट आर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो R3 टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है।
टाइम्स वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टी स्क्वायर अब यहाँ देखिए वेक्टर ए कॉमन कर लीजिए, यहाँ से जो है वेक्टर ए दोनों से कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी वेक्टर ए है, यहाँ भी वेक्टर है, कॉमन कर लीजिए। वेक्टर बी और वेक्टर सी कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर, देखिए सब में टी स्क्वायर, प्रोडक्ट में टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। टी स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा लिख सकते हैं, ये मिटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी भी देखिए वेक्टर ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो वेक्टर ए कॉमन कर लीजिए। अब वेक्टर ए बी यहाँ भी है और वेक्टर बी यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म से वेक्टर बी कॉमन कर लीजिए और इन दोनों टर्म से वेक्टर सी कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए टी स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ठीक है। तो टी तो 0 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि टी जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो 0 के इक्वल होगा नहीं। तो जब टी 0 के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ जो है ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जो है डायरेक्ट टी से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3r1 अब यहाँ देखिए तो इन दोनों से वेक्टर ए कॉमन करना है, इन दोनों से वेक्टर बी कॉमन करना है, इससे और इससे आपको वेक्टर सी कॉमन करना है। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r1 और -r1 2r1 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या किए, वेक्टर सी कॉमन कर लिए, वेक्टर सी इन दोनों से कॉमन कर दिए, 3r3 और -r3, तो 2r3 सॉरी। देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आइदर टी स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे तो टी 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ देखिए तो टी क्या है इसमें, देखिए तो ये जीरो होगा, टी देखिए तो टी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, इसको टी माने, ठीक है। इसका मतलब ये सब जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये आपका टी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अगर तीनों जीरो हो गया तो यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी नल वेक्टर होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो यानी कि टी जीरो के इक्वल नहीं ले सकते हैं। जब टी जीरो के इक्वल नहीं लेंगे तो यही जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी नन को प्लेनर वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नन को प्लेनर। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है आपका नन को प्लेनर वेक्टर है, ठीक है। तो जब नन को प्लेनर वेक्टर है और वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, इसका मतलब प्रत्येक स्केलर जो होगा जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2r1 माइनस 1 जो होगा जीरो के इक्वल होगा। इससे r1 निकाल लीजिए 1/2। उसी तरह से 2r2 माइनस 1 जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इससे r2 निकाल लेना है 1/2। और ठीक उसी तरह से जो है r3 निकाल लेना है, ठीक है। r3 भी जो आएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक है। तो वेक्टर r क्या है आपका, वेक्टर r जो है, वेक्टर r जो है r1 टाइम्स वेक्टर a है और प्लस r2 टाइम्स वेक्टर b है और प्लस r3 टाइम्स वेक्टर c है। तो वेक्टर r को कैसे, r1 r2 और r3 तीनों का वैल्यू क्या आया है 1/2 आया है। तो कैसे लिखोगे 1/2 टाइम्स वेक्टर a प्लस 1/2 टाइम्स वेक्टर b और प्लस 1/2 टाइम्स वेक्टर c। और तीनों से 1/2 अगर कॉमन कर लेंगे तो वेक्टर r को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये जिसमें होगा उसमें टिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आपका जो है ये आपका जो है ऑप्शन सी होगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है, ये एस सेट है, ठीक है। यहाँ देखिए वेक्टर यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। वेक्टर यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वेक्टर यू, a टाइम्स लॉग b बेस e, ठीक है, टाइम्स वेक्टर i माइनस 6j प्लस 3k। ये वेक्टर ए यू दिया हुआ है और वेक्टर वी क्या दिया हुआ है, लॉग b बेस e ये जो है वेक्टर बी दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। बी जो है आपका 1 से बड़ा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, और कह रहा है ये वेक्टर यू ए के जो सब वैल्यूज़ पर, ए के जो सब वैल्यूज़ पर वेक्टर यू और वी के बीच में जो एंगल, एक यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेक्टर यू और वेक्टर वी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। ए के जो सब वैल्यूज़ पर वेक्टर ए यू और वी के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है उसी का सेट जो है एस है, ठीक है। ये मान लेते हैं वेक्टर यू है और ये मान लेते हैं वेक्टर वी है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो है ये जो है आपका ये थीटा है, मान लेते हैं वेक्टर यू और वी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ये जो थीटा है आपका एक्यूट है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। ए के जो सब वैल्यूज पर ए के जगह ए के जो सब वैल्यूज पर वेक्टर ए यू और वी के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, उसी सब वैल्यूज का सेट एस है। तब एस सेट किसके इक्वल होगा ऑप्शन में, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देख लेना है कि ए के कौन सा वैल्यूज पर वेक्टर यू और वी के बीच में जो है एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर u और v के बीच में एक्यूट एंगल कब बनेगा, जब वेक्टर u और v का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये बताया गया है आपको नोट्स में, अगर ये बताया गया है वेक्टर u डॉट v अगर 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब जो है एंगल बिटवीन u एंड v इज एक्यूट, ये बताया गया है ना। इसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर यू और वी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और थीटा क्या है 0 और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो थीटा जो है आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब वेक्टर यू और वी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक है। वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। u और v के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो u और v का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर u और v के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, निकालिए तो निकालेंगे तो ये आएगा आपका a टाइम्स log b बेस e होल स्क्वायर, ठीक है। u और v का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। -12 प्लस 6a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए ए के सभी वैल्यू के लिए, ए के सब वैल्यू के लिए जो है u और v का डॉट प्रोडक्ट जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग का जो एंगल बनेगा एक्यूट बनेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए के सभी रियल वैल्यू के एक इसी इक्वेशन को ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए log b बेस e में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। log b बेस e में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। माइनस इसको ऐसे लिखिए 6 log b बेस e, ए छूट गया, ए यहाँ लिख देता है, अब -12 ग्रेटर देन 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये को log b बेस e में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, और जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये आपका जो है ये पॉजिटिव होगा, तभी u और v के बीच का u और v के बीच का जो एंगल होगा वो आपका एक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये log b बेस e में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए अब यहाँ समझना है, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहीं निगेटिव हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहीं निगेटिव हो गया तो इसका मतलब u और v के बीच u और v का डॉट प्रोडक्ट भी निगेटिव हो जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव हो गया तो u और v के बीच का डॉट प्रोडक्ट भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब u और v के बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, u और v के बीच जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। तो इसका मतलब u और v के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट तभी बनेगा जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा तभी u और v के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट बनेगा, ठीक है। अगर कहीं निगेटिव हो गया तो यहाँ जो है एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा। तो एंगल एक्यूट बनने के लिए फॉर थीटा टू बी एक्यूट
एक्यूट बनने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए लॉग बी बेस ई होल स्क्वायर माइनस 6a लॉग बी बेस ई -12, ये जो होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं निगेटिव हो गया तो एक्यूट एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो उसका ए पॉजिटिव होता है और डी निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ए क्या है, एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट जो होता है उसके बगल में जो रहता है वो ए होता है। इसका डी निकाल लीजिए, तो डी निकालेंगे तो 36a स्क्वायर अब -4 टाइम्स ए इंटू -12 लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ए ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए, अब इसको जो है ये कर दीजिए, ठीक है। 36a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा +48a लेस देन 0। ए कॉमन कर लीजिए, इस सेकेंड एक्स से ए कॉमन कर लीजिए। ए कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 12a कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 12a कॉमन कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा 3a + 4 लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप ए को क्या कंसीडर किए हैं, पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, तो 12a टर्म जो हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया 12a पॉजिटिव है, तो इसे इनइक्वालिटी के दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंडीशन क्या आएगा आपका, तो 3a + 4 लेस देन 0, ठीक है। इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बेसिक में बताया गया है कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a लेस देन -4/3, ठीक है। तो यानी कि a जो होगा, a कौन सा सेट होगा, -∞ से -4/3। तो यानी कि a का वैल्यू -4/3 से छोटा लेंगे, a का वैल्यू -4/3 से छोटा लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा, और आपका u और v के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा एक्यूट बनेगा। तो a जो होगा -4/3 से छोटा होगा। तो s क्या है, s जो है इन्हीं सब वैल्यूज का सेट है, ठीक है। इन्हीं सब वैल्यूज का जो a के जो सब वैल्यूज पर u और v के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है उसी का सेट है। तो s सेट क्या हो जाएगा, -∞ से -4/3 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है, वेक्टर ए दिया हुआ है a1i + a2j + a3k, यहाँ ai 0 से बड़ा दिया हुआ है और i 1 2 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर ए का तीनों कंपोनेंट जो है, वेक्टर ए का तीनों स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3 जो है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। और क्या कह रहा है, वेक्टर ए जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस ox ox ये o है आपका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ox और ये y है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस oy और कोऑर्डिनेट एक्सिस oz के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं वेक्टर ए जो है, और ox के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आपका i है, oy के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j है, और oz के लॉन्ग यूनिट वेक्टर k है, ठीक है। तो वेक्टर ए और i के बीच मान लेते हैं अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब वेक्टर ए और जे के बीच मान लेते हैं बीटा एंगल बन रहा है, और वेक्टर ए और के बीच मान लेते हैं गामा एंगल बन रहा है, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है। तीनों एंगल जो है आपस में इक्वल है। तो आप पढ़े होंगे, जब तीनों एंगल आपस में इक्वल रहता है मतलब वेक्टर ए जो है, वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से इक्वल एंगल बनाता है, तो उस वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताते हैं क्यों होगा, ठीक है। वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा, ये 3D में पढ़े होंगे, ठीक है। 1/√3 1/√3 और 1/√3, ठीक है।
अगर वेक्टर ए जो है तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन, अब कोई भी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो यही होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के होता है, ठीक है। और एल एम एन जो है इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम लोग ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल सके, ठीक है। तो ए के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसा डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 क्यों होता है, 1/√3 1/√3 क्यों होता है, यहाँ देखिए ये वेक्टर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल इक्वल है। आपको एल क्या होता है, एल जो होता है कोई भी वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर आई से जो एंगल बनाता है उसी का कोसाइन को एल बोलते हैं। एम किसको बोलते हैं, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर जे के साथ जो एंगल बनाता है उसी के कोसाइन को एम बोलते हैं। एन किसको बोलते हैं, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर के से जो एंगल बनाता है उसके कोसाइन को हम लोग एन बोलते हैं। एल एम एन तीनों को का ट्रिपलेट जो होता है वही वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब कॉस भी इक्वल होगा, और आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है। अब इसी को किए कॉस बीटा कॉस गामा ये कॉस अल्फ़ा के इक्वल है, तो दोनों के जगह कॉस अल्फ़ा रखे तो कॉस अल्फ़ा क्या आया +-1/√3, तो ये कॉस बीटा और कॉस गामा भी होगा। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप जो होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख दिए यहाँ पर उसी तरह से कोई भी वेक्टर को जो है कोई भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए कोई भी वेक्टर को हम लोग जो लिखते हैं उसके अलोंग उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी वेक्टर को इसी तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह से लिख लिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख लिया, वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है, तो 2 वेक्टर ए आ रहा है, ठीक है, 2 वेक्टर ए आ रहा है। तो वेक्टर ए कुछ इस तरह से भी है, वेक्टर ए जो है आपका प्लस मैग्नीट्यूड में प्लस ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए। यहाँ देखिए ये वेक्टर आ रहा है 1/√3 आई प्लस साइन लेंगे तो 1/√3 जो बहुत सारा वेक्टर आएगा, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन से जो है बहुत सारा वेक्टर आएगा, ठीक है। 1/√3 के एक ये वेक्टर आएगा, बहुत सारा प्लस माइनस साइन का बदलते जाइए आपको वेक्टर मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन इसमें से कौन वेक्टर ए को चूज करेंगे, इससे तो ढेर सारा वेक्टर आएगा, ठीक है। प्लस साइन लेंगे, इस तीनों में प्लस साइन लेंगे तो उससे एक वेक्टर आएगा, 2 में प्लस साइन एक में माइनस साइन लेंगे उससे एक और वेक्टर ए आ जाएगा, ढेर सारा वेक्टर ए होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पहले से ही, तीनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, पहले ही दे दिया क्वेश्चन में। तीनों कंपोनेंट A1 A2 और A3 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में हम लोग जो है तीनों कंपोनेंट A1 A2 और A3 तीनों कंपोनेंट को क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, तो कुछ इस तरह से वेक्टर आ गया। देखिए तो देखिए आपका अननोन जो है आपका कम हो गया, ठीक है। पहले 3 अननोन था, वेक्टर ए में जो है पहले 3 अननोन था, ठीक है, A1 A2 और A3। अब आपका अननोन का संख्या जो है केवल एक ही रह गया, टी हो गया। टी किसको माने हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसी के मैग्नीट्यूड को हम लोग टी माने हैं, ठीक है, वेयर टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जहाँ जहाँ वेक्टर ए क्वेश्चन में यूज हुआ है वेक्टर ए इसी को लेना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, अननोन कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जहाँ भी कहीं भी आगे फ्यूचर में कहीं भी देखिएगा वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर आई जे और के से इक्वल एंगल बनाता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन यही होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन यही होगा। और वेक्टर ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग जब डायरेक्शन कोसाइन आपको पता रहता है तो वेक्टर ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब आगे जो है आगे क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वेक्टर ए यूज होगा हम लोग अब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे अननोन कम हो जाएगा और बन भी जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर दिस इज 7, ठीक है। अब इसका यूज कीजिए, ठीक है। अब जो है इसका यूज कीजिए, ठीक है, इसका यूज कीजिए।
तो यहाँ जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर ए ऑन 3i प्लस 4j। थोड़ा और आगे कर देते हैं। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो है इस वेक्टर पर वो 7 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्शन तो निकालने आता ही है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। वेक्टर ए डॉट 3i प्लस 4j, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3i प्लस 4j इक्वल टू 7, ठीक है। अब वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और 3i प्लस 4j दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर आएगा आपका, लिख देते हैं, ठीक है, खुद से डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। वेक्टर ए के जगह जो है इसको रख करके, वेक्टर ए के जगह इसको रख करके डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने पर आएगा आपका तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा t/√3 इसी को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए को जो है 1/√3 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं t/√3 टाइम्स i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो वेक्टर ए और 3i प्लस 4j का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो t/√3 आपका क्या है, स्केलर है, इसको बाहर कर देंगे। अब बाहर करके लेंगे तो आ जाएगा 7, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने पर 5 आएगा, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7 के इक्वल, ठीक है। तो इससे t का मान निकल जाएगा, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो t का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। t का वैल्यू क्या होगा आपका 5√3 होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर वेक्टर ए में एक ही अननोन t था, ठीक है, आप t भी निकाल लिए, तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है आपको पता चल गया, ठीक है। तो वेक्टर ए में एक ही अननोन था, t था, तो आप t निकाल लिए हैं। यहाँ पर वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में t के जगह जो है 5√3 रख दीजिए। तो यहाँ वेक्टर ए में t के जगह 5√3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर ए में हम जो है जहाँ t है उसके जगह जो है 5√3 रख देंगे, ठीक है। ये t के जगह जो है हम लोग 5√3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा ये वेक्टर ए आपका कंप्लीटली निकल चुका है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, आगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए आगे कह रहा है लेट बी बी ए वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए विथ 90 डिग्री। तो वेक्टर ए को ही जो है 90 डिग्री से रोटेट किया कर दिया जाता है, ठीक है। वेक्टर ए को जो है 90 डिग्री से हम लोग रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। अब ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है। इसी को 90 डिग्री हम लोग रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेट जब कर देते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, चूँकि 90 डिग्री में जो है 90 डिग्री इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं या इस डायरेक्शन में भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री से, ठीक है। तो दो वेक्टर बी आपको मिलेगा, ठीक है। एक वेक्टर बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है वेक्टर ए को जो है 90 डिग्री से हम लोग रोटेट कर देते हैं, और रोटेट करने पर जो है आपको जो है ये वेक्टर बी है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। वेक्टर बी को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है, और क्या कह रहा है, वेक्टर ए बी और एक्स एक्सिस को प्लेनर है, तब वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालना है 3i प्लस 4j पर। तो यानी कि वेक्टर बी अननोन है, तो वेक्टर बी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेक्टर बी को जो है i j और k के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं।
तो हम लिख दीजिए लेट वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। आपका वेक्टर बी में अननोन कितना है, 3 अननोन है, तो वेक्टर बी निकालने के लिए हमको 3 इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो पहला इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, पहला इक्वेशन मिलेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। तो इससे डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, 0 होगा। पहला तो ये मिल गया, ठीक है। वेक्टर ए आप निकाल चुके हैं, वेक्टर ए क्या आया है आपका, देखिए तो यहाँ पर वेक्टर ए आप निकाल चुके, 5 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के आया है, ठीक है। तो इसी में वेक्टर ए के जगह जो है आप 5 टाइम्स ए रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स वेक्टर आई प्लस जे प्लस वेक्टर के। आप बी वेक्टर रख दीजिए, तो बी वेक्टर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो 5 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ जो है b1 प्लस b2 प्लस b3 ये 0 के इक्वल होगा, इसको 1 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आगे क्या करना है आपको, एक b1 b2 b3 में 3 अननोन चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन भी चाहिए, एक इक्वेशन ले आए, ठीक है। अब देखिए वेक्टर बी को ही रोटेट किया गया है, ठीक है। थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है, या इसी का लेंथ घटा देते हैं। देखिए वेक्टर ए को रोटेट किया गया है, ठीक है, 90 डिग्री से। तो रोटेट करने के क्रम में आपका वेक्टर ए का लेंथ तो नहीं घटा होगा, ना ही लेंथ बढ़ा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं वेक्टर ए को जब रोटेट करके किया गया होगा तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों जो होगा आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो उससे एक इक्वेशन आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है सिंस magnitude of vector A according to question magnitude of vector A equal to magnitude of vector B, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा आपका, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा आपका वो हो जाएगा, यहाँ वेक्टर बी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, टी किसको माने आप, टी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माने हैं, ठीक है। तो टी आपका क्या आया, 5√3 आया, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, 5√3 है। इसी को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब b1 b2 और b3 में थर्ड इक्वेशन लाना है, ठीक है। तो 3 अननोन है तो इक्वेशन भी 3 चाहिए, और आगे क्वेश्चन पढ़िए उसके लिए। आगे क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए बी एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। तो यानी कि कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आई कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो जब कोप्लेनर वेक्टर है तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो उसका यूज कीजिए अब। इसका मतलब जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आई, ये तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अब वेक्टर ए भी जो है आपका क्या कहते हैं, आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है। वेक्टर बी भी आपका आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है।
अब वेक्टर आई जो है उसको लिख सकते हैं हम लोग 1 टाइम्स वेक्टर आई प्लस 0 टाइम्स वेक्टर जे प्लस 0 टाइम्स वेक्टर के। तो यहाँ तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ निकालना है और तीनों वेक्टर आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। अब ए वेक्टर ए लिखा हुआ है तो ए के स्केलर कंपोनेंट को लिख लेंगे। तो क्या होगा 5 5 5। अब बी का स्केलर कंपोनेंट लिख लेंगे b1 b2 b3 और आई का स्केलर कंपोनेंट लिख लेंगे 1 0 0 इक्वल टू 0। तो इससे जो है आपका एक और इक्वेशन आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो b3 इक्वल टू b2 आएगा। ठीक है, और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, तो आपको 3 इक्वेशन हो गया और 3 अननोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो b3 b2 के जगह इसमें b3 के जगह b2 रख दीजिए। और यहाँ देखिए ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करने आता ही है इसमें। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके b1 b2 और b3 निकाल लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके b1 b2 और b3 निकाल लेना है। तो यहाँ पर b2 और b3 आपका आएगा प्लस माइनस ये आ जाएगा 5/√2 आएगा। ठीक है, 5/√2 आएगा। और b1 आ जाएगा आपका ये आ जाएगा माइनस प्लस ये आ जाएगा आपका 5√2। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा ये देखिए। आपको b2 और b3 आपको b2 जो है b3 के इक्वल है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में रख दीजिए, b2 के जगह b3 रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा b1 प्लस 2b2 इक्वल टू 0। तो इससे b1 क्या आ जाएगा आपका -2b2 आ जाएगा। ठीक है, तो b1 को भी b2 के टर्म में लिख लिए, b3 को भी b2 के टर्म में लिख लिए। तो b1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में -2b2 रख दीजिए, b3 का वैल्यू b2 रख दीजिए, इससे b2 सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो b2 यहाँ सॉल्व करेंगे तो b2 और b3 का वैल्यू -5√2 आएगा। इसी में b1 के जगह रख दीजिए इसमें। ठीक है, तो b2 का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो b1 निकल जाएगा। तो b1 b2 b3 निकल गया। ठीक है, तो अब वेक्टर b हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर b जो हो जाएगा, 2 वेक्टर पहले ही बताए थे तो यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ समझना है, यहाँ प्लस माइनस लिखे हैं तो यहाँ माइनस प्लस क्यों लिखे हैं। तो यहाँ देखिए अगर b2 का वैल्यू प्लस में लेंगे तो b1 का वैल्यू यहाँ माइनस में लेंगे, अब b2 का वैल्यू माइनस में लेंगे तो b1 का वैल्यू हम लोग प्लस में लेंगे। ठीक है, तो पहला वेक्टर b आ जाएगा आपका -5√2 अब प्लस b क्या है आपका b1 आई है तो -5√2i। ठीक है, अब प्लस 5/√2 j अब प्लस 5/√2 k। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक काम कीजिए, सब में √2 डिनोमिनेटर में, यहाँ भी √2 डिनोमिनेटर में ले आइए। ठीक है, सिंप्लीफाई ये करने के लिए तो √2 डिनोमिनेटर में लाएंगे तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, -10/√2। ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो 1/√2 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो 1/√2 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/√2 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, -2i प्लस j प्लस k। ठीक है, और यहाँ देखिए अब जो है आपको और वेक्टर b इक्वल टू, और अगर b1 में प्लस का साइन लेंगे तो b2 और b3 में हम लोग माइनस का साइन लेंगे। ये खुद निकाल लीजिएगा, b1 b2 b3 आसान है। तो ये हो जाएगा 10/√2
इसी से 5/√2 कॉमन कर लीजिए और या -5/√2 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अब वेक्टर बी निकल गया। तब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन 3i+4j। तब वेक्टर बी निकल गया तो अब प्रोजेक्शन भी आसानी से आपका निकल जाएगा, ये खुद से निकाल लीजिएगा। वेक्टर बी निकाल दिए हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन 3i+4j ये खुद से निकाल लेना है। प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 3i+4j। ये तो ये जो है आप खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है।